हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हमारा पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। ठीक है, तो जीन क्या होता है? जीन जो है हेरिडिटी यूनिट है जो कि किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसका फाइन स्ट्रक्चर है क्या? तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो दो तरह के होते हैं। कैसे कैसे? प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक। ठीक है, तो अब दोनों का जीन भी तो अलग होगा ना, तभी तो वो दोनों अलग अलग हैं। तो प्रोक्रियोटिक जीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, यूक्रियोटिक जीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये दोनों जो है हम लोग आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोक्रियोटिक जीन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक जीन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनका जीन जो है इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जीन में मेनली 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं। ये रीजन्स क्या क्या होते हैं? प्रमोटर रीजन, आरएनए कोडिंग रीजन एंड टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन कौन सी मेजर रीजन्स प्रेजेंट होंगे? उनके जीन में 3 मेजर रीजन प्रेजेंट होते हैं, प्रमोटर रीजन, आरएनए कोडिंग सीक्वेंसेस एंड टर्मिनेटर रीजन। सबसे पहले आपको जीन पता होना चाहिए। जीन है क्या? जीन एक ऐसा सेगमेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है, जो कि हेरिडिटी नेचर का होता है। वो किसी न किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि एक जीन जो है वो किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन में फर्दर उसके एलील्स प्रेजेंट होते हैं, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, ये सब जेनेटिक्स में आता है। ठीक है, तो वो सब इसका क्वेश्चन हो गया। जीन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो है वो मेंडल बोले थे कि फैक्टर प्रेजेंट होता है और वो हेरिडिटी होता है, वो कंट्रोल करता है, किसी न किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यही फैक्टर जो है 1909 में जॉनसन इसे फैक्टर को क्या नाम दिए? जीन नाम दिए। तो अगर हम लोग देखें सबसे पहले जीन के बारे में बात करने वाला इंसान कौन था, तो ये जो कंसेप्ट है ये मेंडल द्वारा दिया गया है कि ऐसा कोई चीज प्रेजेंट है डीएनए में, ऐसा कोई चीज प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में जो कि कंट्रोल कर रहा है कैरेक्टर को। वो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इनहेरिट होता है, लेकिन वो नाम क्या दिए थे? वो फैक्टर बोले थे। और इसी फैक्टर को जॉनसन जो है 1909 में जीन नाम दिए। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। चलिए, अब जीन की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिज्म जो है दो तरह के होंगे, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोटिक जीन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यूकैरियोटिक जीन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सिंपल होते हैं, उनका जीन का स्ट्रक्चर भी सिंपल होता है। सबसे पहले उनमें प्रेजेंट होगा प्रमोटर, उसके बाद आरएनए कोडिंग सीक्वेंसेस एंड उसके बाद होगा टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, तो अब ये रीजन है क्या, इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जीन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोकैरियोटिक जीन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह के इंट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इंट्रॉन्स क्या होता है? दो चीजें होती है जीन में। ठीक है, कौन सी दो चीजें? एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन जो है कोडिंग सीक्वेंस होता है, जो कि कोड होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। इंट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं? इंट्रॉन्स जो है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, वो जीन में प्रेजेंट है लेकिन उसकी कोडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्सॉन और इंट्रॉन्स की बात करें तो एक्सॉन और इंट्रॉन्स जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन ही प्रेजेंट होता है, इंट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है। मतलब प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ
कोडिंग सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। ये चीज समझ में आई। अब देखिए प्रोकैरियोटिक जीन की अगर हम लोग बात करें तो वो कंटिन्यू होता है एंड अनइंटरप्टेड होता है। जहां पे किसी भी तरह का कोई इंट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो रीजन होता है वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है, तो जो रीजन है 5 प्राइम पर प्रोमोटर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है एंड ये जो है अपस्ट्रीम सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। एंड उसके साथ ही साथ में जो रीजन 3 प्राइम एंड ऑफ द टर्मिनेटर सीक्वेंस पे प्रेजेंट होता है उन्हें डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि प्रोकैरियोटिक जो जीन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये एक प्रोकैरियोटिक जीन हो गया, ये 5 प्राइम एंड हो गया और ये इसका 3 प्राइम एंड हो गया। सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा, सबसे पहले जो है ये प्रोमोटर प्रेजेंट होगा। प्रोमोटर क्या होता है, प्रोमोटर एक ऐसा साइट होता है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आ सके, ठीक है, यहां से फिर बाकी का जो ट्रांसक्रिप्शन का काम है वो हो सके। क्यों, क्योंकि जीन का पर्पस क्या है, जीन का पर्पस तो ये है ना कि वो ट्रांसक्रिप्शन करे, ठीक है, फिर इसका एमआरएनए जो है वो बन सके, उसके बाद ट्रांसलेशन हो सके, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। तो मेजर टारगेट होता है वो जीन का, वो क्या होता है कि फाइनल उसका प्रोडक्ट जो है वो बन सके, और प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट है प्रोटीन। तो ये जो जीन है वो अपना प्रोडक्ट कैसे देगा, थ्रू द हेल्प ऑफ प्रोसेस दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, जीन से एमआरएनए बनेगा, ठीक है। अब एमआरएनए बन गया, उसके बाद ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, राइबोसोम आएगा, ट्रांसलेशन होगा और फाइनली प्रोटीन जो है, जो प्रोडक्ट है वो बनेगा। तो इसी को ओवरऑल क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेस हो सके इसलिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है ताकि जीन अपना फाइनल प्रोडक्ट दे सके। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब देखिए जो प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम लोग बात करें तो ये जो है सबसे पहले 5 प्राइम एंड पर प्रमोटर प्रेजेंट होता है, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट होता है। प्रोमोटर के जस्ट बगल में क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। अब आरएनए कोडिंग सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट होगा, तो ये जो आरएनए कोडिंग सीक्वेंस जो है यहाँ पे जो कोडिंग का प्रोसेस है वो होगा और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, एक्सॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये एमआरएनए है, ठीक है, और 5 प्राइम से 3 प्राइम इसका डायरेक्शन है। सबसे पहले प्रोमोटर है, फिर उसके बाद क्या होगा, एक्सॉन प्रेजेंट होगा, आरएनए कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे एंड देन टर्मिनेटर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, टर्मिनेटर प्रेजेंट होगा, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन का जो टर्मिनेशन है वो होगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आई। अब देखिए ये डायग्राम अब बना लीजिए। हो गया, तो प्रोकैरियोटिक जीन अगर स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो उसमें जो आरएनए कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, तो जो डीएनए का जो सीक्वेंस, वो सीक्वेंस जो कि कॉपी होता है इनटू द आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, वो आरएनए कोडिंग सीक्वेंस कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें इनिशिएटर कोडॉन प्रेजेंट होता है एंड एंड में क्या होता है, टर्मिनेटर कोडॉन प्रेजेंट होता है। किसी भी तरह का इंट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसी वजह से इसे कहते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक जीन होते हैं वो अनइंटरप्टेड होते हैं, ठीक है।
ये चीज समझ में आई। अब देखिए, नो इंट्रॉन मतलब नो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, इसी वजह से ये कंटिन्यूअस वे में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट होगा, इसी वजह से इसे अनइंटरप्टेड कहा जाता है। अब अगर हम लोग बात करें तो ये जो है कोलिनियर होता है टू इट्स mRNA। ये क्या होता है, कोलिनियर होता है टू इट्स mRNA। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे प्रमोटर प्रेजेंट है, यहाँ टर्मिनेटर प्रेजेंट है, और ये क्या है, आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है। किसी भी तरह का एक्सॉन नहीं प्रेजेंट, सॉरी किसी भी तरह का इंट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, तो पूरा का पूरा क्या होगा, एक्सॉन जो है वो उसकी कोडिंग होगी और एमआरएनए की सिंथेसिस करा ले। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे, ये क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन है, एंड ये क्या है, ये जीन है, मतलब ये क्या है, ये डीएनए है, ये एमआरएनए नहीं होगा। ठीक है, हम गलती से एमआरएनए बोल दिए थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये डीएनए है एंड ये कोड होगा एंड इससे एमआरएनए की सिंथेसिस होती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो जीन है ये अनइंटरप्टेड है। इसके वजह से होता क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट है, तो इसकी कोडिंग होगी एंड ये कोलिनियरिटी को शो करेगा विद द एमआरएनए दैट इज बीइंग फॉर्म्ड आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब अगर हम लोग बात करें कि जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, ठीक है, कहां पे, ऑन द लेफ्ट साइड इज बीइंग डिनोटेड बाय द माइनस सिंबल, एंड वो रीजन जो कि अपस्ट्रीम पर प्रेजेंट होगा इसे क्या कहेंगे, अपस्ट्रीम एलिमेंट कहेंगे। मतलब प्रमोटर ये हो गया। ठीक है, देखिए बताते हैं आपको, एक मिनट। जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, हम लोग का जीन हो गया। यहाँ पे क्या है, प्रमोटर है, यहाँ पे क्या है, टर्मिनेटर है, और ये 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम की डायरेक्शन है। तो प्रमोटर से पहले जो प्रमोटर के आगे प्रेजेंट होता है, ये जितने भी पोर्शंस होते हैं ये किससे डेजिग्नेट होते हैं, किससे इसे जो है, किस सिंबल से इसे डेजिग्नेट किया जाता है, तो ये माइनस सिंबल से डेजिग्नेट होता है। एंड प्रमोटर के बाद वाला पोर्शन जो है वो प्लस सिंबल से डेजिग्नेट होता है। ठीक है, तो ये जो माइनस वाला सीक्वेंस है या माइनस वाला पोर्शन है प्रमोटर के पहले वाला, इसे क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम कहते हैं। एंड प्रमोटर के बाद वाला जो कि प्लस से डेजिग्नेट है, इसे डाउनस्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे माइनस से स्टार्ट होंगे, जैसे -10, -20 इस तरह से, और यहाँ पे जो है +1 यहाँ से स्टार्ट होगा एंड +1, +2, +3 इस तरीके से ये स्टार्ट होता है। जो एलिमेंट अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होते हैं उन्हें अपस्ट्रीम एलिमेंट कहा जाता है, और जो एलिमेंट डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंट होता है उसे डाउनस्ट्रीम एलिमेंट कहा जाता है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि अपस्ट्रीम में एलिमेंट कैसे डेजिग्नेट होंगे, माइनस से, डाउनस्ट्रीम एलिमेंट कैसे डेजिग्नेट होंगे, प्लस से। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अपस्ट्रीम की बात करें तो -10, -20, -35। वहीं अगर हम लोग बात करें कि वो सीक्वेंस जो कि राइट से स्टार्ट होगा फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट इज नोन एज डाउनस्ट्रीम, एंड ये जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है इन्हें क्या कहेंगे, डाउनस्ट्रीम एलिमेंट, और इसका जो नंबरिंग है या इसका जो डेजिग्नेशन है ये प्लस में होता है, इस वजह से इसे +10, +35 इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये तो बहुत बेसिक है, आई होप ये सब पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, फिर से रिवाइज हो गया होगा आपका। चलिए इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई भी लेक्चर देखें तो उसका नोट जरूर बना लीजिए, वो आपके काम आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद टर्मिनेटर रीजन की अगर हम लोग बात करें तो टर्मिनेटर रीजन वो होता है जहां पर एक ऐसा सीक्वेंस आ जाता है, ठीक है, एक ऐसा सिग्नलिंग हो जाता है जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज वहां पे रुक जाता है और ज्यादा जो उसकी प्रोसेस है, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं होती है। तो टर्मिनेटर रीजन क्या होता है, एक ऐसा रीजन जो कि इस चीज को सिग्नल दे
कि आरएनए पॉलीमरेज जो है अब ट्रांसक्रिप्शन करना रोक दे फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। क्यों? क्योंकि जीन क्या है, जीन डीएनए में ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप जीन कहिए या डीएनए कहिए, मतलब एक ही है। तो टर्मिनेटर रीजन क्या होगा? टर्मिनेटर रीजन जो है एक ऐसा सीक्वेंस होता है या एक ऐसा रीजन होता है जो कि क्या करता है, जो कि ये सिग्नल दे देता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो कि ट्रांसक्रिप्शन करा रहा था आरएनए कोडिंग रीजन में, अब वो स्टॉप हो जाए और ट्रांसक्रिप्शन ना हो। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट रहते हैं जिसके वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टॉप हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन अगर हम लोग टर्मिनेशन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो दो तरीके से होता है, रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट मैनर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रो डिपेंडेंट या रो इंडिपेंडेंट मैनर जो है उसमें ये टर्मिनेशन होता है। उसके बाद प्रोमोटर रीजन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोमोटर रीजन क्या होता है, देखिए प्रोमोटर रीजन जो है वो सिचुएटेड होता है अपस्ट्रीम ऑफ द सीक्वेंस दैट कोड फॉर द आरएनए। ठीक है, तो वो अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कि यहाँ पे जो डीएनए सॉरी जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पे आए, बाइंडिंग हो एंड जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो हो सके। ये एक ऐसी साइट होती है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इंटरैक्ट करता है बिफोर द आरएनए सिंथेसिस दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो आरएनए सिंथेसिस की प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है ना। तो इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के होने से पहले जो कि कहाँ पे होता है, आरएनए कोडिंग सीक्वेंसेस में, उससे पहले प्रोमोटर रीजन प्रेजेंट होता है। अब ये प्रोमोटर रीजन में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज जाता है, उससे अच्छे से पहले बाइंडिंग कर लेता है एंड देन आरएनए कोडिंग सीक्वेंसेस से, आरएनए कोडिंग रीजन से जो एमआरएनए सिंथेसिस है वो होती है। तो अगर आप सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस जो है कैसे होगी कि मान लीजिए जैसे सबसे पहले क्या होगा, ये जीन हो गया 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये हो गया प्रोमोटर एंड देन यहां से लेके यहां तक जो है आरएनए कोडिंग रीजन एंड देन ये टर्मिनेट। तो इसे क्या कहते हैं, इसे अपस्ट्रीम एलिमेंट कहते हैं, इन्हें डाउनस्ट्रीम एलिमेंट कहते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, प्रमोटर पर अच्छे से इंटरेक्शन जो है वो कर लेगा एंड जब ये अच्छे से इंटरेक्शन कर लेगा तो फिर आरएनए कोडिंग सीक्वेंसेस से जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी एंड जो एमआरएनए है वो फॉर्म होगा। फिर उसके बाद टर्मिनेटर का रीजन आता है जहां पे एमआरएनए बन जाएगा एंड उसके बाद टर्मिनेटर का सीक्वेंस आएगा जहां पे आरएनए को ये सिग्नलिंग आरएनए पॉलीमरेज को ये सिग्नलिंग मिल जाएगा कि अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है यहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर जो है टर्मिनेशन हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोट्स में टर्मिनेशन की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर टर्मिनेशन दो तरीके से होता है। किस तरीके से? पहला होता है रो डिपेंडेंट, रो एक हेक्सामर प्रोटीन होता है जो कि आता है साइट पर एंड टर्मिनेशन कराता है। दूसरा होता है रो इंडिपेंडेंट, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है कि एमआरएनए की सिंथेसिस हुई है एंड वो एमआरएनए जो है कुछ रिपीटेड सीक्वेंसेस जो है वो बना लेता है जिसकी वजह से लूप जो है वो फॉर्म हो जाता है एंड खुद में ही आपस में ही वो इंटरेक्शन शो करने लगता है एंड टर्मिनेशन हो जाता है। यहाँ पे फिर रो नहीं इन्वॉल्व होता है, इस वजह से रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन इसे कहते हैं। वहीं अगर आप देखें स्टॉप कोडॉन्स की बात करें तो स्टॉप कोडॉन्स जो है ये एमआरएनए में प्रेजेंट होगा एंड उनका टर्मिनेशन कैसे होगा, ट्रांसलेशन में होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा
कि जो स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होता है उसका जो टर्मिनेशन जो है वो ट्रांसलेशन में होता है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में नहीं होता है। एंड जो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं जो कि सिग्नलिंग को देते हैं कि ट्रांसलेशन अब नहीं होना चाहिए, वो कौन कौन से होते हैं? वो 3 होते हैं। जल्दी से कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। चलिए, तो अभी हम सब सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे क्या होता है, ट्रांसलेशन जब आप पढ़ेंगे तो तीनों ही प्रोसेस को पढ़ेंगे, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज जो आपको सही करनी है वो ये है कि जो स्टॉप कोडॉन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं UAG, UGA, UAA, ठीक है। अब ये जो स्टॉप कोडॉन्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? mRNA में प्रेजेंट होता है एंड ये सिग्नलिंग को देते हैं राइबोसोम को कि यहाँ पे अब जो है ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप टर्मिनेशन की बात करें ट्रांसक्रिप्शन में प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो वो रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट होता है। ये चीज समझ में आ गई? चलो, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे प्रोमोटर रीजन को। प्रोमोटर रीजन की अगर हम लोग बात करें तो ये वो साइट है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आता है और बाइंडिंग को शो करता है। बाइंडिंग जब इनकी अच्छे से हो जाता है तो फिर क्या होता है? फिर जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। अब अगर हम लोग प्रोमोटर रीजन की बात करें तो प्रोमोटर रीजन जो है वो इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि ये लोकेशन को प्रोवाइड कर रहा है कि लोकेशन जो है एंड जो डायरेक्शन है ट्रांसक्रिप्शन का उसको इनिशिएट करने में ये हेल्पफुल होता है। अगर हम लोग प्रोमोटर रीजन्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोमोटर रीजन में 2 रीजन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद ही होना चाहिए। पहला है -10 और दूसरा है -35। इसे -10 एलिमेंट या -35 एलिमेंट भी कहा जाता है। -10 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है एंड ये सीक्वेंस होता है TATAAT सीक्वेंस, ठीक है। और इसी को कहते हैं प्रिब्नॉव बॉक्स, ठीक है। तो इसे टाटा बॉक्स मत कहिएगा, टाटा बॉक्स यहाँ नहीं प्रेजेंट होता है, टाटा बॉक्स यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। इसमें सीक्वेंस क्या होता है? TATAAT, जिसे क्या कहते हैं? जिसे प्रिब्नॉव बॉक्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन MCQ में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद होता है -35 एंड ये -35 में जो है क्या सीक्वेंस होता है? TTG-ACA सीक्वेंस, ठीक है। तो ये -35 की अगर आप सीक्वेंस को देखें तो ये सीक्वेंस कैसे होता है? TTG-ACA सीक्वेंस। अब यहाँ पे सीक्वेंस से पहले एक चीज लिखा है दैट इज कॉन्सेंसस सीक्वेंस। कॉन्सेंसस सीक्वेंस क्या होता है? एक होता है सीक्वेंस कंजर्व सीक्वेंस और एक होता है कॉन्सेंसस सीक्वेंस। देखिए, कंजर्व सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि हर ऑर्गेनिज्म में सेम हो, जिसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो, ठीक है। मतलब अगर एक सीक्वेंस है तो वो सब में वही होगा। कॉन्सेंसस सीक्वेंस में क्या होता है कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें बाकी सब सेम हो लेकिन एक कोई न्यूक्लियोटाइड जो है, जो बेस पेयर है, वो जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। मतलब एक जो न्यूक्लियोटाइड है, एक जो बेस पेयर है, उसमें डिफरेंसेस आएंगे, तो इसे क्या कहते हैं? कॉन्सेंसस सीक्वेंस कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो -35 एलिमेंट है उसका जो सीक्वेंस है वो TTG-ACA होता है ज्यादातर, लेकिन कभी कभी इसमें से किसी एक एलिमेंट जो है वो भी फ्लक्चुएट हो सकता है, एक जो है उसके जगह पे कुछ और भी प्रेजेंट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस कॉन्सेंसस सीक्वेंस जो है वो यही होता है, TTG-ACA सीक्वेंस, ठीक है। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमोटर्स एलिमेंट जो है ये प्रेजेंट होते हैं एंड यही एलिमेंट जो है ना -10 एंड -35 यही जो है ट्रांसक्रिप्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे आकर के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी बाइंड होते हैं एंड जब आप ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है इनसे इंटरेक्ट करते हैं। फिर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर पर जाता है, किस तरीके से पूरा जो इनकी बाइंडिंग है वो होती है,
कैसे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट होता है, ये सारी चीजें हैं। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि प्रमोटर रीजन है क्या, उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, उस एलिमेंट में क्या सीक्वेंस है, एंड अगर TA सीक्वेंस है तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, क्रिब्नॉफ बॉक्स, तो इसे आप नोट करिए। इसे बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे समझा दिए हम आपको। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक जीन के स्ट्रक्चर को देखें तो प्रोकैरियोटिक जीन के स्ट्रक्चर में मेन 3 रीजन है। पहला है प्रोमोटर रीजन, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज है, -10 एंड -35 एलिमेंट। उसके बाद है आरएनए कोडिंग सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस जहां पे जिसके थ्रू एमआरएनए जो है वो सिंथेसाइज होता है। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन सिग्नल देता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है अब तुम रुक जाओ और टर्मिनेशन हो जाएगा, किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। चलिए, उसके बाद प्रोकैरियोटिक जीन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोकैरियोटिक जीन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। क्यों कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि इंट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। इसके साथ ही साथ ये क्या होता है, अनइंटरप्टेड होता है। कंटिन्यूअस या अनइंटरप्टेड समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पे क्या होता है, इंट्रॉन नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही में जो 5 प्राइम रीजन है प्रोमोटर के सीक्वेंस का, उससे पहले का वो अपस्ट्रीम होता है। 3 प्राइम एंड जो है टर्मिनेटर के बाद वाला सीक्वेंस जो है वो क्या कहलाता है, डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस कहलाता है। आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। अब आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेकेंड सेमेस्टर जो है हम लोगों से पढ़े होंगे, एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये सेमेस्टर है, इसका जो पूरा सिलेबस है, इसको आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें, तो इसके लिए आप हमारे नवोत्थान बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सारे जो टॉपिक्स हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होते हैं, और आपका सिलेबस जो है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ें, आप अच्छे से समझें, तो उसके लिए जो है ये बैच जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिए, इस बैच के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट क्लास, हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एंड इसके साथ ही साथ में जो यूनिट वाइज जो 1 शॉट वीडियोस होते हैं ये आपको मिलेंगे। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। अगर हम लोग बात करें वैलिडेशन की, तो 3 मंथ्स के लिए ये जो कोर्स है इसका ड्यूरेशन रहेगा, एंड ये एग्जाम जब तक आपका रहेगा तब तक ये वैलिड रहेगा। एंड अगर आप बात करें कि अगर आप यूज करेंगे कूपन कोड को DNS20 को, तो इससे होगा क्या कि इससे जो है आपको 20% डिस्काउंट मिल सकता है। एंड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से DNS एडुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें इनरोल हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। चलिए, अब हम लोग अपना जो सेकेंड टॉपिक है, इसी का जो इसके अंदर जो हमारा सेकेंड पोर्शन है, प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूकैरियोट्स की बात अगर हम लोग करें यूकैरियोट्स के जीन के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो यूकैरियोट्स क्या होता है, यूकैरियोट्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना। तो उसका जीन क्या होगा, क्या जीन एकदम सादा सिंपल होगा, नहीं, उसका जीन भी कॉम्प्लेक्स होता है। अब अगर हम लोग यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर की बात करें तो यूकैरियोटिक जीन जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है अगर हम लोग इसको कंपेयर करें प्रोकैरियोटिक जीन के साथ।
एंड इसमें बहुत सारे इसके रीजंस प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से रीजंस हैं चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्सॉन, ठीक है, उसके बाद इंट्रॉन। एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन जो है कोडिंग सीक्वेंस होता है, इसमें इंट्रॉन प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट में नहीं था ना, यहाँ पे है, मतलब इंट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका जीन कैसा होगा सोचिए जल्दी से। इंट्रॉन प्रेजेंट है मतलब इसका जो जीन है वो कैसा होगा? इसका जीन जो है वो नॉन कंटिन्यूअस होगा और इंटरप्टेड जीन होगा। क्यों? क्योंकि एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद और क्या प्रेजेंट होगा? प्रोमोटर सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, टर्मिनेटर सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, अपस्ट्रीम एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, डाउनस्ट्रीम एलिमेंट्स या डाउनस्ट्रीम जो सीक्वेंसेस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अपस्ट्रीम सीक्वेंस, डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस एंड देन इनहैंसर्स प्रेजेंट होते हैं, साइलेंसर्स प्रेजेंट होते हैं। इनहैंसर क्या होगा? इनहैंसर ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनहैंस करे, साइलेंसर जो कि रिप्रेस करे, जो कि रोके, इनहिबिट करे, रोकने का काम साइलेंसर करता है। अब इनहैंसर और साइलेंसर क्या होते हैं? ये दोनों ही जगह ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपस्ट्रीम में ही प्रेजेंट होगा। तो अपस्ट्रीम के साथ साथ डाउनस्ट्रीम में भी इनहैंसर साइलेंसर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सिग्नल्स जो है, वेरियस टाइप ऑफ सिग्नल्स वो भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अपस्ट्रीम सीक्वेंस सिग्नल जो है फॉर द एडिशन ऑफ द कैप ये प्रेजेंट होगा, डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस सिग्नल प्रेजेंट होंगे जो कि एडिशन ऑफ द पॉली ए टेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये क्या है इसको थोड़ा सा सोचिए, याद आ रहा है कहीं कहीं तो पढ़े इसको, कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग एंड टेलिंग क्या होता है? कैपिंग एंड टेलिंग जो है यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स हो गया, इनमें ट्रांसक्रिप्शन में 5 प्राइम से 3 प्राइम जो है एमआरएनए बन गया, ठीक है। लेकिन एमआरएनए क्या होगा? ऐसे ही तो रहेगा नहीं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो साइटोसोल में होता है और ट्रांसलेशन भी साइटोसोल में होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो अब उसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक आना है, तो ऐसे ही तो नहीं आ सकता है ना, उसको कैपिंग और टेलिंग करनी पड़ती है। तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद यूकैरियोट्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस कराना पड़ता है या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग उनमें होती है और इस प्रोसेसिंग में क्या होता है? कैपिंग एंड टेलिंग होता है, ठीक है। तो कैपिंग में क्या होता है? 5 प्राइम एंड पर जो है 7 मिथाइल गुआनोसेट जो है वो ऐड होता है और वो कैप की तरह एक्ट करता है। 3 प्राइम एंड पर क्या होता है? टेलिंग होता है, जहां पे 200 से लेकर 300 एडेनिन मॉलिक्यूल्स जो है वो एक लॉन्ग टेल बनाते हैं एंड इसे टेलिंग कहते हैं। कैपिंग और टेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? कैपिंग और टेलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जो है एक्सोन्यूक्लियेसेस, अब एक्सोन्यूक्लियेसेस क्या होते हैं? सबसे पहले न्यूक्लियस समझिए। न्यूक्लियस जो है एक ऐसा कैटलिस्ट होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक्ट करता है। न्यूक्लियसेस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है इंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो है ना वो जो भी न्यूक्लिक एसिड है उसके एंड पोर्शन पर कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड एमआरएनए की वो सेफ रहे और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक सेफली इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाए और जो एक्सोन्यूक्लियसेस हैं उनसे बच के रहे, इस वजह से कैपिंग और टेलिंग होती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं, पहले आप इसे नोट करिए, फिर एक एक चीज जो है हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि समझने वाली हैं और बहुत सारी चीजें जो कि याद करने वाली है, ठीक है। तो इसको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करिएगा
याद हो जाएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग जो है यूक्रियोट यूक्रियोटिक जीन स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग कोडिंग सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। कोडिंग सीक्वेंस क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो कोडिंग सीक्वेंस नाम से ही समझ में आ रहा है ये जीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोडिंग होगी, इसी के थ्रू एमआरएनए जो है वो बनेगा। लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंट्रॉन भी तो प्रेजेंट है ना। तो एक और चीज होती है, और क्या चीज होती है, यहाँ पे स्प्लाइसिंग होगा कि जो इंट्रॉन्स है उनको रिमूव किया जाए ना। चलिए तो पहले हम लोग कोडिंग सीक्वेंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हम लोग बात करें कोडिंग सीक्वेंस की, तो कोडिंग सीक्वेंस जो है वो मेन पार्ट होता है जीन का। क्यों? क्योंकि इसी के पास जेनेटिक कोड जो है ना वो प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड के कि वो जो है ट्रांसक्राइब हो सके किसमें, एमआरएनए में। एमआरएनए मतलब क्या, मैसेंजर आरएनए। अब ये एमआरएनए में अच्छे से ट्रांसक्राइब हो सके इसका ये ध्यान रखता है, एंड विच इन टर्न डेडिकेट्स द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, देखिए जीन है, जीन में होगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए बनेगा, फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस होंगे, वो सारी चीजें, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। ट्रांसलेशन से क्या होगा, यही एमआरएनए जो है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या हुआ है, एमआरएनए बना है, अब इसका ट्रांसलेशन होगा, तो उसके थ्रू फिर क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली जो है वो ये कोडिंग सीक्वेंस जो है वो इस चीज को कंट्रोल कर रहा है ना। कोडिंग सीक्वेंस जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से तो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए का जो सीक्वेंस रहेगा उसी हिसाब से तो अमीनो एसिड आएगा, अमीनो एसिड जिस तरीके से आएगा वो अरेंज होगा ट्रांसलेशन में, उसी तरह से प्रोटीन बनेगा। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोडिंग सीक्वेंस जो है वो कैसे थे, वो कंटिन्यूअस थे, एंड उनके पास किसी भी तरह का इंट्रॉन जो है वो नहीं प्रेजेंट था। मतलब उनके पास नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है ना वो नहीं प्रेजेंट था। लेकिन यूक्रियोट्स की अगर हम लोग बात करें तो यूक्रियोट्स में क्या होता है, इंट्रॉन प्रेजेंट होता है। और इंट्रॉन है क्या, इंट्रॉन जो है नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, तो इसको रख के क्या फायदा, इसको रिमूव करना जरूरी है ना। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग क्या होगा, स्प्लाइसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये जो इंट्रॉन्स हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, इनको रिमूव किया जाता है। स्प्लाइसिंग दो तरीके से होता है, एक जो है स्प्लाइसोसोम द्वारा होता है, एक इंट्रॉन्स मीडिएटेड स्प्लाइसिंग होता है। स्प्लाइसोसोम क्या होता है, स्प्लाइसोसोम एक ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि स्प्लाइसिंग को कराता है, एंड दूसरा तरीका होता है जिसमें इंट्रॉन मीडिएटेड स्प्लाइसिंग होती है, एंड वो सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स है, अभी उसमें जाना नहीं है। चलिए तो अभी अगर हम लोग बात करें कोडिंग सीक्वेंसेस की, तो कोडिंग सीक्वेंसेस जो है हम लोग समझ लिए हैं। अब अगर हम लोग बात करें टर्मिनेटर रीजन की, तो यूक्रियोटिक टर्मिनेटर रीजन सबसे पहले उसका लोकेशन समझते हैं। लोकेशन जो है यूक्रियोटिक टर्मिनेटर रीजन का वो कहां पे प्रेजेंट होगा, वो प्रेजेंट होगा डाउनस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस के। उसके बाद फंक्शन की अगर हम लोग बात करें कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन जो है इस टर्मिनेटर सीक्वेंस का वो ये होता है कि ये सिग्नल को प्रोवाइड करता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है अब स्टॉप कर दे ट्रांसक्रिप्शन को, एंड ये फंक्शन करता है बाय फॉर्मिंग अ हेयरपिन और स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए और बाय इंटरैक्टिंग द प्रोटीन्स, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब अगर हम लोग यूक्रियोटिक जीन स्ट्रक्चर की बात करें तो यूक्रियोटिक जीन स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, इसको मत नोट करिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग
से स्टार्ट करते हैं। प्रोमोटर सीक्वेंस प्रेजेंट होगा एंड यहां से जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। प्रोमोटर से पहले जो है वो अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रेगुलेटरी सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, इनहैंसर, साइलेंसर्स, ये सब प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो है अगर हम लोग यूक्रियोट्स की बात करें तो जैसे प्रोक्रियोट्स में क्या हो रहा था कि प्रोमोटर रह रहा था और प्रोमोटर के जस्ट बाद ही जो है वो एक्सॉन स्टार्ट हो जा रहे थे एंड आरएनए कोडिंग सीक्वेंस जो है वो स्टार्ट हो जा रहा था एंड ट्रांसक्रिप्शन होता रहे। लेकिन यूक्रियोट में क्या होता है कि प्रोमोटर के जस्ट बाद जो है ना वो कोडिंग सीक्वेंस नहीं आता है, यहाँ पे एक पोर्शन या एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसे यूटीआर कहते हैं। एंड दो तरह के यूटीआर प्रेजेंट होते हैं, एक 5 प्राइम पर प्रेजेंट होगा जो कि 5 प्राइम यूटीआर कहलाता है और दूसरा प्रेजेंट होता है लास्ट में, कहाँ पे 3 प्राइम पे, जिसे 3 प्राइम यूटीआर कहते हैं। अब ये 5 प्राइम यूटीआर क्या है? 5 प्राइम यूटीआर जो है वो अनट्रांसक्राइब्ड रीजन होता है या अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, मतलब यहाँ पे जो है इनका कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनका ना ही कोडिंग होता है ना ही इनका ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन में कोई रोल होता है, इसी वजह से इसे 5 प्राइम यूटीआर एंड 3 प्राइम यूटीआर कहते हैं। तो ये चीज समझ में आई। अब देखिए इसके बाद जो है हमारा कोडिंग सीक्वेंस दैट इज एक्सॉन स्टार्ट हो जाता है और यूक्रियोट्स की बात कर रहे हैं हम लोग तो सिर्फ एक्सॉन तो प्रेजेंट होगा नहीं, एक्सॉन के बाद फिर इंट्रॉन आता है, फिर एक्सॉन फिर इंट्रॉन, तो मतलब इस तरीके से ये सीक्वेंसेस चलते रहते हैं एंड इसी वजह से ये क्या होता है, ये नॉन कंटिन्यूअस होता है एंड इंटरप्टेड होता है, ठीक है। चलिए अब एक्सॉन हो गया, इंट्रॉन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद 3 प्राइम यूटीआर होगा एंड देन टर्मिनेटर रीजन होगा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो यूक्रियोटिक जीन स्ट्रक्चर है। इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, आप ड्रॉ कर लीजिए। टर्मिनेटर पर भी एनहांसर, साइलेंसर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो अब जो है हम लोग एक एक एलिमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी तक तो हम लोग ब्रीफली समझ रहे थे मोटा मोटा कि क्या क्या चीजें हैं, अब हम लोग एक एक जो कंपोनेंट है उसका क्या रोल है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सॉन को डिस्कस करते हैं यूक्रियोट्स के अंदर। यूक्रियोट्स में जो एक्सॉन्स है वो है क्या, वो है कोडिंग सीक्वेंसेस जो कि ट्रांसक्राइब होंगे और फर्दर उनका ट्रांसलेशन भी होगा। उसके बाद ये क्या होते हैं, ये कोडिंग होते हैं फॉर द एमिनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। ये कोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इनके थ्रू जो अमीनो एसिड है उनकी कोडिंग हो, वो जो है आए, वो प्रोटीन के सिंथेसिस हो। उसके बाद ये जो है एक्सॉन, ये किसी भी यूक्रियोट में बहुत सारे वैरी नंबर में प्रेजेंट हो सकता है। इनका जो सीक्वेंस है और लेंथ है ये भी वैरी करता है, कोई फिक्स नहीं है। ये एक ऐसा जीन है जो कि स्टार्ट करता है, और अगर हम लोग बात करें कि जीन की यूक्रियोट्स में, तो यूक्रियोट्स में आप हमेशा ये याद रखिएगा कि 5 प्राइम यूटीआर को छोड़ दीजिए और यहाँ पे 3 प्राइम यूटीआर को भी छोड़ दीजिए, लेकिन जो कोडिंग सीक्वेंस जो रीजन है जहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा तो वहां पे हमेशा 5 प्राइम यूटीआर के बाद हमेशा पहले एक्सॉन आएगा, उसके बाद ही इंट्रॉन आता है, ठीक है। और यहाँ पे 3 प्राइम अगर आप यूटीआर की बात करें तो यहाँ पे भी जो लास्ट सीक्वेंस होता है ना वो एक्सॉन का ही होता है, मतलब पहला और लास्ट हमेशा एक्सॉन ही होता है। उसके बाद एक्सॉन्स जो है उनके पास कुछ यूटीआर रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम लोग यूटीआर को समझे तो यूटीआर क्या होता है, यूटीआर एक्सॉन का ही सेगमेंट होता है, ठीक है। इसी वजह से 5 प्राइम यूटीआर, फिर एक्सॉन एंड देन 3 प्राइम यूटीआर। उसके बाद
यूकेरियोट्स की अगर हम लोग बात करें तो यूकेरियोट्स में इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इंट्रॉन प्रेजेंट है तो ऐसे ही तो प्रेजेंट नहीं होगा, नेचर में हर चीज किसी ना किसी मतलब के लिए प्रेजेंट है। आखिर यूकेरियोट्स में इंट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस भी जरूर होगा। अब ये सिग्निफिकेंस है क्या इंट्रॉन का, चलिए समझते हैं। इंट्रॉन जो है एज सच अभी ज्यादा इसके ऊपर वर्क या डिस्कवरी नहीं हुई है ज्यादा, लेकिन अगर हम लोग बात करें इंट्रॉन्स की तो इंट्रॉन डज नॉट स्पेसिफाई द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इंट्रॉन किसी प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नॉन कोडिंग है, इसका ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो सकता है, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं हुआ मतलब प्रोटीन नहीं बना, तो मतलब ये प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। एंड अगर हम लोग बात करें तो इसके अदर इंपॉर्टेंट सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि बहुत सारे इंट्रॉन्स जो हैं वो इनकोड करते हैं आरएनए को, एंड ये जो है मेजर रेगुलेटर्स होते हैं जीन एक्सप्रेशन के लिए। कुछ जो है वो कंटेन करते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को, जो कि कंट्रोल करता है ट्रांसक्रिप्शन को एंड एमआरएनए प्रोसेसिंग को। कभी भी ऐसे नहीं लिखेगा, ठीक है। उसके बाद इंट्रॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो इंट्रॉन्स जो है वो अलाउ करता है एक्सॉन्स को ताकि वो ज्वाइन हो सके इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव स्लाइसिंग होती है ना, इस वजह से, रिजल्टिंग इन द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन फ्रॉम द सेम जीन। इंट्रॉन प्रेजेंट है तभी तो एक्सॉन को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अलग अलग एक्सॉन से अलग अलग तरीके से अल्टरनेटिव स्लाइसिंग की वजह से अलग अलग कॉम्बिनेशन को शो कर सके, एंड अलग अलग कॉम्बिनेशन अगर फॉर्म होंगे तो अलग अलग प्रोटीन भी फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की एक चीज होती है कि वो अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, एंड अमीनो एसिड का सीक्वेंस ही डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। वही सारे अमीनो एसिड हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप उनके सीक्वेंस को चेंज कर दिए ना तो अलग अलग प्रोटीन बनता है, ठीक है। चलिए, तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही डिटरमाइन करता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। अगर सही से बन गया तो सही है, लेकिन अगर गलत सीक्वेंसेस ऐड हो गए तो उस समय पे म्यूटेशन भी होता है, ठीक है। जैसे सिकल सेल एनीमिया, वहां पे क्या होता है, वहां पे सही से जो अमीनो एसिड आना चाहिए वो नहीं आता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इम्पोर्टेंट रोल अगर हम लोग बात करें इसमें तो ये अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एंड अदर देन दैट इम्पोर्टेंट रोल होता है इंट्रॉन्स का इवोल्यूशन में। कैसे इवोल्यूशन में ये हेल्पफुल होगा? क्योंकि ये फैसिलिटेट करता है रिकॉम्बिनेशन को बिटवीन द एक्सॉन्स ऑफ द डिफरेंट जीन्स, जिसे क्या कहते हैं, एक्सॉन सफलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सॉन्स प्रेजेंट हैं, एक्सॉन्स के बीच में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से नई नई कॉम्बिनेशंस देखने को मिलता है, एंड ये इवोल्यूशन को हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से वेरिएंस आएगा, वेरिएशन आएगा, वेरिएशन जो है अगर वो हेल्पफुल रहा, फ्रूटफुल रहा तो इवोल्यूशन में हेल्पफुल होता है। तो इसे आप नोट करिए। उसके बाद प्रोमोटर्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रोमोटर्स क्या होते हैं? प्रोमोटर्स जो है रेगुलेटरी रीजन होता है डीएनए का, जो कि लोकेटेड होता है अपस्ट्रीम कंट्रोलिंग अपस्ट्रीम पर, एंड ये कंट्रोल करता है किस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आएगा एंड किस तरीके से एक्सप्रेशन होगा। कोर प्रमोटर एंड प्रॉक्सिमल प्रमोटर, दो चीजें होती है, ठीक है। तो प्रमोटर की अगर हम लोग बात करें तो दो इसके पार्ट होते हैं, पहला होता है कोर प्रमोटर एंड दूसरा होता है प्रॉक्सिमल प्रमोटर। अब ये क्या है, देखिए, कोर प्रमोटर की अगर हम लोग बात करें तो कोर प्रमोटर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन साइट होता है जो कि -34 पर प्रेजेंट होता है, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेजरली आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग के लिए, इसी वजह से ये कोर प्रमोटर कहलाता है। एंड ये जो है जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उनकी ये बाइंडिंग साइट होता है।
अगर हम लोग प्रॉक्सिमल प्रमोटर की बात करें तो जो प्रॉक्सिमल प्रमोटर होता है उसके पास प्राइमरी रेगुलेटरी एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये सब साथ में क्या होते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाइंडिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के लिए, ताकि जो प्रोसेस है, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज लिखा है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड क्यों लिखा है? यूकैरियोट्स की बात हो रही है ना, यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज किस तरीके के पाए जाते हैं? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 4, आरएनए पॉलीमरेज 5। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है एमआरएनए की सिंथेसिस कराता है, इस वजह से यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड लिखा हुआ है। अगर आप देखें आरएनए पॉलीमरेज 1 को तो वो आरएनए की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग कंपोनेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो ये हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। अपस्ट्रीम जो एलिमेंट्स है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 5 प्राइम एंड पर ये प्रेजेंट होगा। 5 प्राइम यूटीआर जो है वो सर्व करता है सेवरल फंक्शंस इंक्लूडिंग द एमआरएनए ट्रांसपोर्ट एंड इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन। मतलब जो 5 प्राइम यूटीआर प्रेजेंट है ना उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये जो है गाइड करता है एमआरएनए के ट्रांसपोर्ट को। जब एमआरएनए बन जाता है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन होता है ना न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, तो वहां पे भी ये जो है हेल्पफुल होता है। एंड अलोंग विद दैट ये इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो है सिग्नल प्रोवाइड करता है 5 प्राइम एंड फॉर द एडिशन ऑफ द कैप दैट इज 7 मिथाइल गुआनिसिन टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द एमआरएनए। Along with that, ये जो कैप है ये किस लिए हेल्पफुल है? कैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बचाता तो है ही 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस के साथ। ठीक है, इसके साथ ही साथ में कैप जो है वो इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांसक्रिप्शन हो गया, कैपिंग हो गई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की वजह से, अब कैप बन गया है और कैप जो है 5 प्राइम एंड पे लग गया है। अब ये कैप जो है एक और चीज में हेल्पफुल होता है और वो चीज होती है इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इनिशिएट हो सके ट्रांसलेशन, प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके, इसमें ये हेल्पफुल होता है। अब उसके साथ ही साथ में ये जो है कैपिंग एमआरएनए की स्टेबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि डाउनस्ट्रीम में जो 3 प्राइम एंड है उसमें जो 3 प्राइम यूटीआर है वो क्या करता है? 3 प्राइम यूटीआर जो है वो एमआरएनए से जुड़ा हुआ होता है। इसके लिए भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट साइट को प्रोवाइड करता है फॉर द पॉली ए टेल फॉर्मेशन। अलोंग विद दैट ये ट्रांसलेशन जो टर्मिनेशन है ना उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके साथ ही साथ में यहाँ पे AATAA सीक्वेंस सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पॉली ए टेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 3 प्राइम एंड पर क्या प्रेजेंट है? 3 प्राइम एंड पर यूटीआर प्रेजेंट है। 3 प्राइम एंड पर ये जो यूटीआर है इसके पास क्या होता है? इसके पास सीक्वेंस होता है AATAA सीक्वेंस। अब ये क्या करता है? ये सिग्नल प्रोवाइड करता है कि जो पॉली ए टेल फॉर्मेशन है ना, मतलब टेलिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हो सके। और टेलिंग होगा तो क्या होगा? टेलिंग होगा तो जो 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस है वो इसे कट नहीं कर पाएगा उस एमआरएनए को। कहाँ पे? सॉरी, 3 प्राइम जो एंड है वहां पे क्या होता है? टेलिंग होता है। एंड इस 3 प्राइम एंड पर जो टेलिंग हो रहा है उस टेलिंग को बचाने के, और ये जो टेलिंग है ये क्यों होता है?
ये जो mRNA है 3 प्राइम एंड उसे बचाने के लिए किससे, 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस से। ठीक है, तो ये चीज समझ में आए कि 3 प्राइम यूटीआर के पास सीक्वेंस प्रेजेंट है, ये सीक्वेंस सिग्नल दे रहा है कि 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाए। पॉली ए टेल फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, पॉली ए टेल फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस से जो mRNA है उसको बचाता है एट द 3 प्राइम एंड। तो इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में। अब ये रेगुलेटरी जो सीक्वेंसेस हैं ये क्या होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोमोटर पर जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं। प्रोमोटर पर लोकेटेड एट द अपस्ट्रीम, यहाँ पे ये वो पोर्शन होता है डीएनए रीजन का जहां पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड होता है, इनिशिएट होता है ट्रांसक्रिप्शन एंड यहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पे ये हेल्प करता है कि ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में स्टार्ट हो सके। इसके साथ ही साथ में रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो कि अपस्ट्रीम पर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं इनहैंसर। इनहैंसर क्या करता है, इनहैंसर जो है वो जीन से, जो कोडिंग जीन है वहां से उससे थोड़ा सा अवे जो है लोकेटेड होता है एंड ये बाइंड करता है रेगुलेटरी प्रोटीन्स के साथ जैसे कि एक्टिवेटर्स के साथ एंड ये क्या करता है, इंक्रीज करता है ट्रांसक्रिप्शन के लेवल्स को। उसके बाद यूटीआर जो हैं ये क्या होते हैं, यूटीआर की अगर हम लोग बात करें अनट्रांसलेटेड रीजंस, ये जो है लोकेटेड होते हैं दोनों की तरफ 5 प्राइम एंड पे भी और 3 प्राइम एंड पे भी ऑफ द एमआरएनए और ये रीजंस जो हैं ये रेगुलेट करते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस को। अब इसमें दो चीजें होंगी, पहला होगा 5 प्राइम कैप एंड 3 प्राइम पॉली ए टेल। तो हम लोग ये देखे हैं ना कि 5 प्राइम यूटीआर 5 प्राइम कैपिंग के लिए हेल्पफुल होती है एंड 3 प्राइम यूटीआर जो है वो 3 प्राइम पॉली ए टेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग 5 प्राइम कैप की बात करें तो ये जो है एक मॉडिफाइड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि मॉडिफाइड ग्वानिन यहाँ पे 5 प्राइम एंड पर बाइंड होता है एंड इसे ही कैप कहते हैं एंड ये जो है इसेंशियल होता है ट्रांसलेशन के लिए एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। अगर हम लोग 3 प्राइम पॉली ए टेल की बात करें तो ये जो है एक स्ट्रिंग होता है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड का, पॉली ए टेल प्रेजेंट होता है 200 से 300 एडेनिन जो है 3 प्राइम एंड पर वो एक स्ट्रिंग मैनर में अरेंज होते हैं एंड ये 3 प्राइम एंड पर एमआरएनए के बाइंड होता है। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है एमआरएनए को ताकि इसकी डिग्रेडेशन ना हो सके एंड हेल्प करता है किस चीज में, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। तो इसे आप नोट करिए। तो अभी तक जो है हम लोग ये पढ़े हैं कि यूकैरियोट का जो जीन का स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, किस तरीके से प्रोमोटर प्रेजेंट होता है, प्रोमोटर में एनहांसर्स प्रेजेंट होते हैं, साइलेंसर्स प्रेजेंट होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो 5 प्राइम यूटीआर प्रेजेंट होगा, फिर एक्सॉन प्रेजेंट होगा, इंट्रॉन प्रेजेंट होगा, फिर एक्सॉन इंट्रॉन का एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, लास्ट में जो है एक्सॉन प्रेजेंट होगा, फिर 3 प्राइम यूटीआर प्रेजेंट होगा, टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट होगा एंड इनके क्या क्या फंक्शंस हैं उन्हें भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग एक चीज पढ़े हैं उस समय पे कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस भी होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं यूकैरियोट्स में। पहली चीज ये कि इसका लोकेशन अलग है ना, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का, इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैपिंग एंड टेलिंग हो रही है। उसके बाद यूकैरियोट का जो जीन है उसमें इंट्रॉन प्रेजेंट है, अब इंट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको निकालना पड़ता है,
कैसे निकाला जाएगा, स्प्लाइसिंग के थ्रू निकाला जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं यूकैरियोट के अंदर, वही कहलाते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो 3 मेजर चीजें होती हैं, इसे आप यहाँ पे कट कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ट्रांसक्रिप्शन को समझिए। ट्रांसक्रिप्शन सिंपल है, जीन का कन्वर्ट होना एमआरएनए, ठीक है, मतलब डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होना ट्रांसक्रिप्शन। द एंटायर जीन इंक्लूडिंग द एक्सॉन एंड इंट्रॉन व्हिच इज ट्रांसक्राइब्ड इन द प्री एमआरएनए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद से अब हमारा जो मेन टॉपिक है, यहां पे आप लिख लीजिएगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग वो होता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग अगर हम लोग देखें यूकैरियोट्स में तो 3 चीजें होती हैं। पहला होता है स्प्लाइसिंग, दूसरा होता है कैपिंग और तीसरा होता है पॉली ए टेल फॉर्मेशन या जिसे कहते हैं पॉली एडेनाइलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन हम लोग समझ लिए, ये कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। सबसे पहले पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग में स्प्लाइसिंग क्या होता है उसे हम लोग पढ़ेंगे। स्प्लाइसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंट्रॉन्स जो है वो रिमूव होते हैं, इंट्रॉन्स जो है वो कट आउट होते हैं, एक्सॉन्स जो है फिर ज्वाइन होते हैं, एंड यही प्रोसेस जो है वो स्प्लाइसिंग कहलाता है। स्प्लाइसिंग 2 तरीके से होता है, स्प्लाइसोसोम मेडिएटेड एंड इंट्रॉन्स मेडिएटेड। उसके बाद होगा कैपिंग। कैपिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉडिफाइड ग्वानिन, देखिए ग्वानिन नहीं ऐड होता है, 7 मिथाइल ग्वानिन ऐड होता है जो कि एक मॉडिफाइड ग्वानिन है, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट ग्वानिन लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब एक मॉडिफाइड ग्वानिन जो है वो मॉडिफाइड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम एंड पर आता है, 5 प्राइम कैप फॉर्म करता है एंड इसी को जो है कैपिंग कहते हैं। एंड ये कैपिंग रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसलेशन, ठीक है, फॉर द बिगिनिंग ऑफ द एमआरएनए एंड आल्सो हेल्पफुल इन ट्रांसलेशन प्रोसेस। उसके बाद पॉलीएडेनाइलेशन मतलब वही टेलिंग की प्रोसेस, तो 3 प्राइम एंड पर टेलिंग की प्रोसेस होती है। तो एक स्ट्रिंग जो है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड का वो ऐड होता है एंड इसी को जो है पॉली एडेनाइलेशन को ही पॉली ए टेल भी कहते हैं, तो पॉली ए टेल फॉर्मेशन कहते हैं, ये होता है। एंड ये पॉली ए टेल जो है ना ये ऐड होता है टू द एंड ऑफ द एमआरएनए, दैट इज कौन सा एंड 3 प्राइम एंड ऑफ द एमआरएनए। तो ओवरऑल यूकैरियोटिक जीन के अगर हम लोग स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो यूकैरियोटिक जीन में क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले आप जीन को देख लीजिए, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये हो गया प्रोमोटर। ठीक है, प्रोमोटर में क्या प्रेजेंट होता है, टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। टाटा बॉक्स किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। एंड प्रिब्नो बॉक्स किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रिब्नो पी, प्रोकैरियोट पी, ऐसे याद कर सकते हैं। एंड टाटा बॉक्स यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। चलिए, इसके बाद क्या हो गया कि ये हो गया अपस्ट्रीम एलिमेंट। इसमें 2 चीजें होती है, प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट्स एंड डिस्टल कंट्रोल एलिमेंट्स। डिस्टल कंट्रोल एलिमेंट्स में एनहांसर एंड साइलेंसर्स जो है वो होते हैं। प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट्स में जो है टाटा बॉक्स आता है एंड देन जो कोडिंग सीक्वेंस है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे प्रोमोटर के बाद 5 प्राइम यूटीआर प्रेजेंट होगा एंड फिर एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन प्रेजेंट होगा। फिर एक्सॉन के बाद क्या होगा कि 3 प्राइम यूटीआर प्रेजेंट होगा एंड देन टर्मिनेटर सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। एंड हम आपको बताए थे कि जो इनहैंसर साइलेंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रीम में ही नहीं डाउनस्ट्रीम में भी प्रेजेंट होता है। तो डाउनस्ट्रीम में टर्मिनेटर के बाद जो इनहैंसर साइलेंसर जो है वो डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट्स वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर का, इसे आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले जो एक और डायग्राम हम आपको दिखाए थे वो एकदम थोड़ा बहुत ही उसमें इंफॉर्मेशन था, तो उसे आप मत ड्रॉ करिएगा, इसे ड्रॉ करिएगा, इससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो
मिल जाएगी एंड एग्जाम में भी आप इसे ही ड्रॉ करिएगा। ठीक है, चलिए। तो एट लास्ट आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये अच्छे से समझ में आया होगा, जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एट लास्ट आपको यही बताना है कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक को आप पढ़ें और समझें, तो उसके लिए आप नवोदय बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से DNS एडुकेयर ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें एनरोल होना है। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।